चलिए बात करते हैं उस आईपीओ की। साउथ कोरियन कंपनी एलजी की इंडिया नाम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ खुला। आज से बड़ा आईपीओ है। 11,600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ का प्राइस पॉइंट 1,080 से 1,140 रुपए प्रति शेयर है और अगर ये वैल्यूएशन रहे तो 75,000 करोड़ प्लस का मार्केट कैप होगा। आईपीओ पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएसओ संजय चितकारा जी और चीफ अकाउंट ऑफिसर अतुल खन्ना जी मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। संजय जी, शुरुआत आपसे करूंगा। बड़ा सवाल यही है कि क्या एक ग्लोबल पेरेंट ने व्यू लिया है कि अगर वैल्यूएशन मिल रही है अच्छी तो वाई नॉट, क्योंकि ये पूरा ओएफएस है और पैसा पूरा का पूरा कोरिया जाएगा। तो एक सवाल ये बनता है कि फिर रिटेल क्यों इन्वेस्ट करे आपके आईपीओ में? मेरा ये कहना है इस मौके पे कि इस टाइम हमें ये नहीं देखना चाहिए कि पेरेंट कैसे बेनिफिशियरी हो रहे हैं, क्योंकि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कोई नया मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। आज से पहले भी बहुत सारी मल्टीनेशनल ने अपने आईपीओ इंडिया में किए हैं। इस टाइम देखने वाली बात यह है कि इंडिया सब्सिडरी कैसे ग्रो कर रही है और अपने पैसे को कैसे री इन्वेस्ट कर रही है, और उस क्षेत्र में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स एक बेंचमार्क क्रिएट कर रहा है। आप देखें, हम 28 साल पहले इस देश में आए थे और पिछले 28 सालों में बहुत ही कम ग्लोबल प्लेयर्स थे जो इंडिया की ट्रू ग्रोथ पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर पाए, और उस टाइम से हम कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को दे रहे हैं, और पिछले 28 सालों में हमने कंज्यूमर का ट्रस्ट जीता है। हमारा ये करंट वैल्यूएशन उसका रिफ्लेक्शन है। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही और इस बात में मैं आपके साथ एग्री करूंगा कि अनलाइक जो रीसेंट आईपीओज आए हैं, आपने टेबल पर कुछ छोड़ा है। अभी हम कुछ समय पहले कंपेयर कर रहे थे और एलजी एक क्लियरली एक बड़ा ब्रांड है, तो उस हिसाब से ये बात तो खैर बनती है यहाँ पर कि आईपीओ को जो है थोड़ा कंजर्वेटिवली प्राइस किया गया है। अतुल जी, एक सवाल ये है कि अभी इस समय आपकी जो पेरेंट को रॉयल्टी है वो करीब करीब 1.9% ऑफ सेल्स है। अब क्योंकि पेरेंट एक तरीके से कैश आउट कर रहे हैं, क्या एक एज अ गुडविल जेस्चर आपके डीआरएच में लिखा हुआ है कि 5% तक जा सकती है, क्या एज अ गुडविल जेस्चर ये बोला जा सकता है कि नहीं अभी हम आगे जाके रॉयल्टी को नहीं बढ़ाएंगे? देखिए, रॉयल्टी जो दी जाती है वो दी जाती है फॉर यूजिंग ऑफ ब्रांड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज पर्टिकुलरली जो हमें वो शेयर कर रहे हैं, हमारे लिए मोस्ट इनोवेटिव कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं हमारे कंज्यूमर इंडियन कंज्यूमर इनसाइट्स के बेसिस पे। तो रॉयल्टी उसी लिए दी जाती है। और ये हम पैटर्नेज उनकी जो यूज कर रहे हैं पिछले 28 साल से यूज कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारा रॉयल्टी रेट जो है अभी 1.9% टू अवर रेवेन्यू है। और हम इसमें अपने डोमेस्टिक बिजनेस में जो यहाँ बनाते हैं अपनी दोनों फैक्ट्रीज में, उस पे करते हैं। सो हम आगे कोई ऐसा रूम नहीं देख रहे कि रॉयल्टी रेट जो है इंक्रीज होगा आने वाले कपल ऑफ इयर्स में। और रॉयल्टी रेट चेंज करना इतना आसान नहीं है। इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स और टैक्स लॉज भी बीच में आते हैं जो पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इन सब रॉयल्टी पेमेंट्स को। तो हमारा कोई भी ऐसा कोई ख्याल नहीं है, ना ही कोई हमारी फ्यूचर प्लान है कि हम इसमें रॉयल्टी रेट को चेंज करेंगे। अच्छा, एक संजय जी, गेटिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, तो अब कोरियन प्रमोटर्स के पास गया पैसा और बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 25-26 साल पहले इन्वेस्ट किया था और आज अगर उतना आपने समय बिताया, और बहुत लोग एक्चुअली मानते हैं कि एलजी को आजकल इंडियन ब्रांड ही मान के चलते हैं, क्योंकि इतने सालों से हम बचपन से एलजी का टीवी देख रहे हैं। तो ग्लोबल प्रमोटर्स उस पैसे को का कुछ हिस्सा क्या इंडिया में भी इन्वेस्ट करेंगे या ऐसा कोई प्लान नहीं है उनका? हम एक कैश रिच कंपनी है और जीरो डेब्ट है। बिल्कुल। और हर साल एक अच्छा खासा हम फ्री कैश जनरेट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अभी हम एक अपने नए प्लांट के साथ आ रहे हैं। हमारे करंट प्लांट नोएडा और पुणे में है। ये तीसरा प्लांट 3 गुना बड़े साइज में है, प्लॉट साइज में, और इसमें हम अपनी कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं और यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपए का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसके अलावा इस आईपीओ के साथ बहुत सारी और नई योजनाओं का भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे हम रिटेल में इन्वेस्ट करेंगे, रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर को टीयर 2 टीयर 3 टाउन तक लेके जाएंगे, अपनी आर&डी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारा प्लान है कि हम जो हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट की एक जो जहाँ हमारी स्ट्रेंथ है, उन प्रोडक्ट्स को हम टीयर 2 टीयर 3 टाउन में लेके जाएं,
इसके लिए हम अपनी एक वैल्यू इंजीनियरिंग पे खर्चा कर रहे हैं, जिससे हम इन प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा अफोर्डेबल बना सकें। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल आप में से जो भी जवाब देना चाहे, आपके जो जितने भी बड़े प्रोडक्ट्स हैं, आप काफ़ी डोमिनेंट प्लेयर्स हैं, लेकिन सभी में मार्केट शेयर जो है वो धीरे-धीरे कम हो रहा है। आप देखिए, रेफ्रिजरेटर में आपका 2022 में मार्केट शेयर 32% था, आज वो 30% पर है। वॉशिंग मशीन में 36% वाला 33.5% पर है। रूम एसी में 19.8% वाला 18% पर है अभी भी डोमिनेंट। इन्वर्टर एसी में 25.5 वाला करीब-करीब 21 पर है। पैनल टीवी में आपने अभी भी अपनी लीडरशिप बनाई हुई है, 28% के करीब का मार्केट शेयर है। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो मार्केट शेयर धीरे-धीरे थोड़े से रिड्यूस हुए हैं, ये यहाँ पर रुकेंगे या इस पे थोड़ा-सा और रिस्क रहेगा मार्केट शेयर कम होने का? तो मैं इसके ऊपर बोलना चाहूँगा। जी। देखिए, एक एलजी एक बहुत बड़े स्केल की कंपनी है, 2.9 बिलियन हमारा रेवेन्यू स्केल है, और इतनी बड़ी कंपनी का जो एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी होती है, वो लीनियर नहीं होती, उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं। बट यहाँ पे मैं नोटेबली एक बात के ऊपर फोर्स करना चाहूँगा, 2019 में हम नंबर 2 प्लेयर थे रेफ्रिजरेटर और टीवी में, और दूसरा कोरियन ब्रांड नंबर 1 था। लेकिन आज हम नंबर 1 है रेफ्रिजरेटर में भी और टीवी में भी। वॉशिंग मशीन में हमारा ऑलरेडी करीब 33.5% का मार्केट शेयर है, और एयर कंडीशनर्स में भी हम नंबर 1 है, 20.6% मार्केट शेयर के साथ इन्वर्टर एसी में। इस साल हमने अपने फर्दर मार्केट शेयर्स को इम्प्रूव किया है, करीब 1.5% मार्केट शेयर रेफ्रिजरेटर और टीवी में बढ़ाए हैं, 1% एसी में और 1% माइक्रोवेव में। कहने की बात ये है कि 28 साल बाद भी अगर एक कंपनी अपने मार्केट शेयर्स को बढ़ा रही है और लीडरशिप मेंटेन करी हुई है, अपनी लीडरशिप को हमने कभी नहीं खोया, तो ये दर्शाता है कि हम कोई शॉर्ट टर्म डिसरप्शन करके ये लीडरशिप को नहीं अचीव कर रहे हैं। ये बहुत सस्टेनेबल है और हम इसको आगे भी मेंटेन करेंगे। चलिए, ये बात बिल्कुल मैं आपकी सहमत हूँ इस चीज़ से। अतुल जी, एक पॉसिबली आखिरी सवाल आपसे। अ, भारत में एसी मार्केट में क्लियरली थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। जो एसी कंपोनेंट बनाती हैं कंपनियां, उन्होंने भी ये बात कही है कि पिछला क्वार्टर तो काफ़ी ख़राब था। ये सॉफ्टनेस क्या आपको भी दिखाई दे रही है, और इस सेक्टर पर क्या व्यू होगा अब? देखिए, एसी मार्केट जो ये समर सीजन गया हमारा, स्पेशली क्वार्टर 1, इसमें एसी जो है मेजरली एसी ड्राइव करता है बिजनेस को। इस टाइम पे थोड़ा-सा जो इंडस्ट्री को थोड़ा सबड्यूड डिमांड मिली, लेकिन हम ये फोresee कर रहे हैं कि जो आगे आने वाला समय है, इसमें ये मार्केट ग्रो करेगी और एसी मार्केट भी ग्रो करेगी। रीज़न है उसका, सरकार ने जीएसटी रैशनलाइज़ेशन रेट कट दिया है, जिससे कि इसकी डिमांड बढ़ेगी और आने वाले और एनर्जी एफिशिएंट पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, जिससे कि कंज्यूमर के लिए बेटर रहेगा। कंज्यूमर का मेन रीज़न होता है कि वो अपने बिजली के बिल को कैसे बचाए, जिसके लिए हम कई तरह की तकनीक लेकर आ रहे हैं एनर्जी एफिशिएंट, और हमने इवन एक एनर्जी मैनेजर ऐप भी दिया है। हमारे थिंक्यू ऐप से वो अपना मॉनिटर कर सकते हैं, एलजी इलेक्ट्रिसिटी बिल मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे कि उनको समय आने पर कोई बर्डन महसूस ना हो। तो जिससे कि हम ये हमारा बिल्कुल बिलीव है कि ये मार्केट बढ़ेगी और पेनिट्रेशन बहुत कम है, अभी 12 से 13% पेनिट्रेशन रेट है हमारा इंडिया में एसी मार्केट का। ये ग्रो करेगा आगे आने वाले टाइम में। ओके, एक और सवाल आया मेरे ध्यान में। ये आपकी अब तक, अतुल जी, डिविडेंड पॉलिसी क्या रही है? अब तक तो 100% ओन्ड बाय द कोरियन पेरेंट, और आगे जाकर आपकी डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगी, क्योंकि आप एक प्रॉफिट मेकिंग कैश जनरेटिंग कंपनी हैं? देखिए, जब भी डिविडेंड कोई कंपनी डिसाइड करती है, इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। बोर्ड डिसाइड करता है डिविडेंड, कंसीडरिंग द फैक्टर्स ऑफ हम कितना कमा रहे हैं उस साल में, हमारा आगे फ्यूचर ऑपरेटिव कैश फ्लो क्या, हमारी रिक्वायरमेंट है और हमारा कैपेक्स प्लान क्या है। आपको मालूम है कि हमारा कैपेक्स, हम तीसरी फैक्ट्री लगा रहे हैं, अपनी बिल्ड कर रहे हैं अपनी कैपेसिटीज को। हम अपनी कैपेसिटीज को डबल कर रहे हैं आंध्र प्रदेश श्री सिटी प्लांट के थ्रू, और हम कैश रिच हैं, डेट फ्री हैं और डेट फ्री रहेंगे। और बोर्ड हमारा कॉग्निजेंस कॉल लेगा डिविडेंड डिसाइड करते वक्त। हम ये कह सकते हैं कि जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, उसे रिटर्न चाहिए, तो डिविडेंड हम पास ऑन करेंगे। बट डिविडेंड रेट हम अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बोर्ड विल टेक ए कॉल फॉर दैट। ऑल राइट, चलिए संजय जी, अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। आपको और आपके इस आईपीओ के लिए ऑल द बेस्ट। नमस्कार। चलिए, तो ये बात होगी एलजी के आईपीओ की, और कंचन और श्रेया के पास चलते हैं। आप लोग यूज़ करते हैं एलजी के प्रोडक्ट्स? जी, एलजी के प्रोडक्ट्स तो घर घर में है सर। हाँ बिल्कुल, घर घर में है, और यही एक स्टोरी है। देखिए, आईपीओ तो अच्छा है,
आईपीओ अच्छा है। जैसे Hyundai के केस में भी आईपीओ अच्छा था, बस ये है आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई ज़रूरत नहीं है अगर पैसे की तो सिर्फ कैश आउट कर रहे हैं, लेकिन ठीक है इतने सालों से हैं तो थोड़ा सा कैश आउट कर रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, श्रेया कंचन को अब कमान सौंप देते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के। थैंक यू सो मच सर इस पूरी बातचीत के लिए और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें भी समझने को मिली और मैनेजमेंट से हमने जानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन पे वो नंबर लेके आते हैं जिस नंबर के थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ गया है। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे CNBC आवाज़ को, श्रेया ठाकुर को या फिर कंचन नौटियाल को भी टैग करके अपने जितने भी पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको पूछ सकते हैं। चलिए अब सीधा जुड़ते हैं आशीष बहेती जी से और जानते हैं कि आज मार्केट में किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, मार्केट का मूड माहौल तो ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है। ऑटो अच्छा खासा यहाँ पे गेन्स में दिख रहा है, साथ में अगर बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। कल भी काफी सारे कंपनीज ने, काफी सारे बैंक्स ने अपने Q2 के अपडेट दिए थे और वही सिलसिला आज भी हमें बनता हुआ दिखाई दिया। बैंक ऑफ इंडिया का Q2 अपडेट आया जिसके बाद अच्छी खासी रौनक है। क्या करना चाहिए, कौन लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी? जी देखिए मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। 9 दिनों की गिरावट के बाद हम 4 दिनों से कंटिन्यूसली हाई राइज के पैटर्न बना रहे हैं और अच्छे कैंडल ग्रीन में बंद हो रहे हैं। आप ओपन लो बन रहा है और क्लोज हाई बन रहा है, तो सेटअप स्ट्रांग बना हुआ है और जिस हिसाब से बाइंग इंटरेस्ट अक्रॉस सेक्टर्स देखने मिल रहा है। हमने देखा ये रैली चालू हुई थी मेटल से, फॉलोड बाय PSU बैंक्स और अब प्राइवेट बैंक्स और रिलायंस का भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है। बीच बीच में हम देख रहे हैं कि आईटी में भी बाइंग आ रही है, सेलिंग नहीं है। एटलीस्ट जो सेलिंग थी आईटी में वो रुकते हुए देखने मिल रही है। तो एक सपोर्ट मार्केट को हर तरफ से मिलता हुआ देखने मिल रहा है और हमें लग रहा है कि इस मोमेंटम में जो भी लॉन्ग है बने रहे। जो ऊपर के टारगेट्स देखने मिल रहे हैं 25,400 तक के आते हुए देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आया 25,100 के आसपास में सेल मेंटेन करे। वहीं हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ मोमेंटम निफ्टी से भी ज्यादा अच्छा स्ट्रांग बना हुआ है और बैंक निफ्टी में उस लेवल की गिरावट भी नहीं देखने मिली थी और ऑलरेडी जो 18 सितंबर के हाई था उसको ही कल बैंक निफ्टी ने सरपास कर लिया है और हमें लग रहा है बैंक निफ्टी वेल प्लेस्ड है 56,900 तक का मूव दिखाने के लिए। तो यहाँ पे इस प्राइस पे भी मोमेंटम को चेज किया जा सकता है या कोई रिट्रेसमेंट आता है तो वापस बैंक निफ्टी में एंट्री करने की सलाह रहेगी। जिनके पास लॉन्ग है वो सिर्फ 56,150 का स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में 56,900 तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी में भी देखने मिल सकते हैं। ओके, तो फिलहाल ये लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बता दिए गए हैं आपको। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और इंडिसेस में अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल बने रहने की सलाह, साथ ही फ्रेश लॉन्ग्स भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। पहले कॉलर सिद्धार्थ जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। गुड मॉर्निंग जी, सवाल आपका। सिद्धार्थ सवाल पूछें जी, सवाल पूछें। मेरा गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट है 1000 क्वांटिटी 168 गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट GAEL। ठीक है, समझ गई। कब लिया था ये स्टॉक, क्योंकि आपकी जो बाइंग है वो काफी हाई साइड की है? हाँ, एक्चुअली मैंने पहले भी क्वेरी भेजी थी तो उन्होंने गलती से आपकी चैनल ने गेल का दिखा दिया था, गैस वाला गेल का दिखाया था। मेरा गेल नहीं है, ये गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट है। समझ गए सर सवाल आपका। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स आशीष बहेती जी 146 तक मैं देख रही हूँ उसका 52 वीक हाई और काफ़ी करेक्ट हो चुका है, 105 पर कर रहा है कारोबार। इनफैक्ट इनकी जो खरीद है वो काफ़ी हाई साइड की लग रही है। साथ ही चार्ट्स देख रही हूँ, एक महीने में 2% की गिरावट और इस साल में अब तक 16% करेक्ट हो चुका है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स काफ़ी लॉस झेल रहे हैं, क्या करना चाहिए? जी ये देखिए काफी स्टीप करेक्शन देखने मिला है और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में देखने मिला है। ऑलमोस्ट अगर आप 2024 से देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक आधा हो चुका है। 2024 के हाई जो कि 200 प्लस के थे और वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। फिबोनाची लेवल के हिसाब से एक अच्छा रिट्रेसमेंट माना जाता है 50% और हमें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस रहता है। लास्ट टाइम भी जब मार्च में गिरा था तो इन्हीं लेवल्स 100 पे एग्जैक्ट सपोर्ट लेकर स्टॉक ने वापस एक रैली 130 तक की थी और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ पे ही पिछले जिस हिसाब से 7-8 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट या सपोर्ट जोन बन गया 100, यहाँ से एक वापस बाउंस बैक देखने मिल सकता है। आज थोड़ा सा जरूर कूल डाउन होकर ट्रेड करा है लेकिन इन्हें 98 का एक स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक में बने रहना चाहिए। ऊपर में हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में 118 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है।
ओके, तो ये थी राय गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स के ऊपर। मूविंग फॉरवर्ड, चंडीगढ़ से कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास धनलक्ष्मी बैंक के शेयर्स हैं 500 एट 23.8। तो उसमें एक्चुअली होल्डिंग तो मेरी पुरानी है, मार्च 24 से है, एंड स्टॉक में कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है। बीच में राइट इशू भी आया था। तो अभी मेरा सिर्फ कंसर्न है कि आई शुड होल्ड इट और शिफ्ट इट टू अनदर बैंक। टाइमिंग इज नॉट एन इशू, आई कैन होल्ड ऑल्सो इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज और समथिंग। ओके, वेल, धनलक्ष्मी बैंक और अगर जनवरी 2024 से अगर हम देखें तो 40-41 के लेवल से लगातार यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है, और इस साल की बात करें ईयर टू डेट की तो लगातार एक कंसोलिडेशन का फेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहिती जी, आगे क्या करा जाए? क्या यहाँ पे एक बेट लगानी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, या फिर जो भी इस टाइम पे पोजीशन है अपने कट टू कट मार्जिन में काट ले? जी जी, देखिए कंसोलिडेट कर रहा है और हमें लग रहा है कि ओवरऑल अगर आप बैंकिंग देखेंगे तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पीएसयूज और प्राइवेट सेक्टर छोटे बैंक्स में भी ज़्यादा फेवरेबल हमारा व्यू है। ये काफ़ी स्मॉल कैप बैंक है, मार्केट कैप ही 1000 करोड़ की है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे, या एग्जिट भी कर सकते हैं इन लेवल्स पे, थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं पोजीशन को फेडरल बैंक या एसबीआई की तरफ। तो वो परफेक्ट एक पोर्टफोलियो स्टॉक्स है और हमें लग रहा है कि वहां पे मोमेंटम बड़ा अच्छा देखने मिल सकता है इन्हें। अगर ये इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं तो 25 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे 25 रुपए का स्टॉप लॉस आपको करना होगा मेंटेन अगर आप धनलक्ष्मी बैंक को इस टाइम पे होल्ड करके चल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एसबीआई आपको एक गुड बेट बताई गई है इन कंपैरिजन टू धनलक्ष्मी बैंक। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, रुके रहिए। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज है जिनको एड्रेस करना है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। चलिए अब कॉलर की तरफ मुड़ा जाए और हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ने की पूरी कोशिश में विजय सिंह जी जुड़ रहे हैं हैदराबाद से। विजय जी, हाय, गुड मॉर्निंग। हाय श्रेया मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अजय सर। मैम मेरे पास मन्नापुरम है मैम, 37 शेयर है, 195 की खरीद है। तो ये मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इसमें अभी और ऐड कर सकता हूँ क्या? राइट टाइम टू ऐड मोर? अच्छा, मन्नापुरम फाइनेंस आपने अच्छे भाव पर ले रखा है, 195 की खरीद है आपकी, 100 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट ले रहे हैं। और जिस तरीके से आशीष जी गोल्ड एंड सिल्वर आप देखें हाई पर, और गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज में अच्छी खासी रैली, हालांकि मन्नापुरम और मुथूट से कंपेयर करें तो थोड़ा कम रैली करे, लेकिन अच्छा काउंटर। क्या करना चाहिए इनको? सवाल इनका ये कि इन लेवल पर एवरेज किया जा सकता है और ऐड किया जा सकता है। जी, ये देखिए बहुत अच्छा मोमेंटम में स्टॉक है और बेस्ट पार्ट है कि ये ऊपर की तरफ एवरेज कर रहे, जो सजेस्ट भी करते हैं कि हमेशा स्टॉक आप जब आपके फेवर में रहे तो वहाँ पे और ऐड कीजिए रादर देन नीचे की तरफ। तो इसे इनवर्स पिरामिडिंग बोलते हैं। मुझे लग रहा है स्टॉक जिस हिसाब से प्लेस्ड है 330 तक का मूव दिखा सकता है, तो यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 280 का करे। ओके, तो मन्नापुरम फाइनेंस में 280 का आपको लगाना होगा इस टाइम पे स्टॉप लॉस। मूविंग फॉरवर्ड, दिल्ली से हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी, चड्डा दिल्ली से बोल रहा हूँ मैडम। जी, आई नो सर, बताइए क्या सवाल है? मेरे पास 2000 शेयर हैं इसके वोडाफोन आइडिया के एट द रेट ऑफ 9.75। तो इसका फ्यूचर क्या मैडम? कुछ फ्यूचर है भी इसका? कोई नहीं। जी, ठीक है। तो काफ़ी सारे हमारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं जो यहाँ पे जिनकी पोजीशन थोड़ी सी अब ग्रिप होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी जो कल इनकी सुनवाई थी उसको आगे बढ़ा दिया गया है। 13 अक्टूबर को जो है अब सुप्रीम कोर्ट में वापस से सुनवाई होगी। बट बहिती जी, आगे की ट्रेजेक्ट्री वोडाफोन आइडिया में क्या लग रही है? क्या लग रहा है कि कोई ब्राइट चांसेस यहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं? ये देखिए काफी परेशान किया है स्टॉक ने रिटेल इन्वेस्टर्स को, और हमें लग रहा है कि ये उस कैटेगरी का स्टॉक नहीं है जिसे आप पोर्टफोलियो में ऐड रख कर सके। तो यहाँ पे कोई पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह रही। ओके, मुझे लग रहा है नासाज है तबीयत आशीष सर आपकी। कोई बात नहीं, गेट वेल सून। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। प्रभुदास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। प्रभुदास जी, हाय, गुड मॉर्निंग। प्रभुदास जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? कोई बात नहीं, उनसे राब्ता नहीं हो पा रही, लेकिन उनका सवाल मेरे पास है। एसजेवीएन पे पूछ रहे हैं वो। 332 इनके पास शेयर्स हैं, 109 की खरीद है। एसजेवीएन
आशीष जी, कैसा लग रहा है चार्ट्स पर? हालांकि अगर आप देखें तो पिछले कुछ सत्रों से एनर्जी स्टॉक्स मूव कर रहे थे, लेकिन SJVN इससे नहीं हो पा रहा, क्या किया जाए? ये देखिए एक अच्छा स्टॉक है और हमें लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक दे सकता है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 85 का SL मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 105 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, 105 तक का जोन देखने को मिल सकता है SJVN में, तो होल्ड करने की राय है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। काढ़ा पीजिए सर, अदरक की चाय विल ऑल्सो हेल्प। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। चलिए अब वक्त हो चुका है वाइंड अप करने का। अब एक छोटे से ब्रेक के उस पार हम लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 आशीष चतुर्वेदी के साथ।